वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आज अपन पढ़ रहे हैं या ऐसा कह लो स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स को। तो यार देखो, फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, एंड कोर तो है ही ये फार्मेसी का, क्योंकि आगे जो फर्दर तुम्हारे सेमेस्टर के अंदर बायोफार्म करके एक आएगा सब्जेक्ट, एक तरह से ये उसका बेस है। अगर तुमने फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं ये इससे बहुत ज़्यादा कोरिलेट करेंगे। ठीक है, कई जने कहते हैं कि सर फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो 11th-12th की ही रिपीटेशन में है एंड हमें वो नहीं आती। तो यार देखो, 11th-12th का जो लेवल होता है क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है, वो लेवल फार्मेसी के अंदर नहीं होगा। तुम्हें अगर लग रहा है कि अगर मोल्स का क्वेश्चन है या फिर अगर मान लीजिए किसी भी जैसे सरफेस टेंशन का क्वेश्चन हो गया, तो इन सब के जो क्वेश्चंस हैं ये उस लेवल पे जाके आएंगे जो 11th की फ़िज़िक्स में आया करते थे या फिर केमिस्ट्री में आया करते थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड न्यूमेरिकल्स जो हैं इस चैप्टर में या ऐसा कह लो इस सब्जेक्ट के अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, एंड इसलिए उसका भी अपन को ध्यान रखना है। और अगर तुम लोग मेरे को बोलोगे तो मैं तुम्हें एक अलग से सेपरेट लेक्चर भी दे दूंगा पर यूनिट, ठीक है, जिसके अंदर पर यूनिट कह लो या पर चैप्टर कह लो, जिसमें अपन क्या है ना उसके रिलेटेड 10 न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार इस टाइप का अगर आएगा तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं अपन। इंट्रोडक्शन में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हो गई है एंड ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है इसका पार्ट। तो देखो, सॉल्युबिलिटी मैं तुम्हें बताता हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स में से अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब चाहे वो तुमसे टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी या फिर मैकेनिज्म पूछ रहा है या कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, तुम्हें ये डेफिनेशन लिख के आनी है, चाहे ये पूछी है चाहे ये नहीं पूछी है। ठीक है, अभी इसके आगे जो अपन फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें इसका कोई लेना देना नहीं होगा, बट फिर भी मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ जो इंट्रोडक्शन है ये वाला जो टॉपिक होता है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं तुम्हें 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन में इस चैप्टर में से जो भी आए, चाहे इससे रिलेटेड हो चाहे इससे रिलेटेड ना हो, तुम्हें ये लिख के आना है। ठीक है, ये बहुत कंपल्शन होता है एक तरह से, तो इसलिए इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। अब देखिए, ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो अपन डिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसे अपन कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड कि द सॉल्युबिलिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो उसकी जो ये यूनिट है ना, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ग्राम पर लीटर। इसमें अपन किसी भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंड है, एज वी ऐड मोर सॉलिड्स टू अ लिक्विड द सॉल्यूशन बिकम्स मोर कंसनट्रेटेड। अब इसका मतलब समझो, देखो किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है, तुमने जितना ज़्यादा सॉलिड मिलाया, ठीक है, उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता जाएगा। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो यार तुम कोई ग्लास ले लो, ठीक है, उसमें पानी मिला दो एंड उसमें तब तक शुगर मिलाते जाओ, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर तुम शुगर ऐड ऑन करते जाओ। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें दिखेगा यार वो सॉल्यूशन जो कंसनट्रेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, जब तुम उसको स्टिर करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा वो, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो देखो, इससे एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो ये इसका एक ओवरऑल कहते हैं ना सार है इस बात का। आगे चलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। 2 तरह की सॉल्युबिलिटी देखने को अपन को मिलती है। पहली है इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी क्या होती है? देखो, इंट्रिंसिक और एक होती है एपरेंट। 2 तरह की सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक में देखो, पढ़ते हैं अपन क्या लिखा है, द मैक्सिमम कंसनट्रेशन टू विच a solution can be prepared with a specific solute and solvent is independent of the environmental factor। यानी कि एक मैक्सिमम कंसनट्रेशन, ठीक है, जिससे अपन एक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेट्स रख के, जैसे कि स्पेसिफिक सॉल्यूट या सॉल्वेंट रख के, और इसके अंदर स्पेसिफिक स्टेट्स भी होती है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और इस टाइप से, और उससे अपन एक मैक्सिमम कंसनट्रेशन बना सके किसी भी सॉल्यूशन की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीज़ों में। जैसे कि सॉल्यूट भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का दे रखा है, पर्टिकुलर अमाउंट पे सॉल्वेंट दे रखा है, ठीक है, कुछ टेम्परेचर और ये सब जो है फिक्स्ड है, क्योंकि देखो ये इंडिपेंडेंट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सेकेंडली इसी का ही जो सेकेंड पार्ट है वो है एपरेंट सॉल्युबिलिटी। एपरेंट सॉल्युबिलिटी क्या होती है? देखो, ये रहा एपरेंट सॉल्युबिलिटी।
तो एपरेंट सॉल्युबिलिटी अपन को ये कहती है कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। देखो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये अगर एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो चीज़ें सॉल्युबलाइज नहीं होगी या हो भी सकती है। तो ये डिपेंड करती है अपने आसपास के फैक्टर्स के ऊपर, सच एज पीएच। अब पीएच इंक्रीज़ कर दोगे तुम, ठीक है, तो सॉल्युबल ज़्यादा हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। एंड आयनिक स्ट्रेंथ, अगर देखो पीएच अगर तुम इंक्रीज़ कर दोगे और अगर जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है वो भी सेम पीएच के, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो भी एसिडिक है और तुमने जो सॉल्यूट मिलाया वो भी एसिडिक चीज़ों में ज़्यादा घुलता है, तो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो पीएच पे ये चीज़ें डिपेंड करेगी। आयनिक स्ट्रेंथ एंड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स, ठीक है। इसको अपन जनरली ऑब्टेन करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। अब देखो यार ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो तुम्हें 11th-12th में पढ़ाई होगी एंड तुम्हें याद भी होगी, बट ठीक है इसको एक बार अपन नॉर्मली पढ़ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखो बहुत सिंपल सा फंडा देता हूँ तुम्हें, अगर एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आ रहा, क्या था एपरेंट, क्या था इंट्रिंसिक, क्या थी सॉल्युबिलिटी, कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से घनचक्कर हो गया है, सिंपल सी बात याद रखना, ये 3-4 चीज़ों की डेफिनेशन एज इट इज़ लिख के आ जाना। देखो कई बार ऐसा होता है अपन क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आया, मान लो कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक है, अब मान लो उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पूछ लिया, उसने कुछ भी पूछ लिया, ठीक है, तुम इसको एक्सप्लेन करके आ जाना कि सॉल्युबिलिटी पहले क्या होती है, जो मैंने डेफिनेशन बता दी थी पीछे, और उसके बाद ये सब उसके अंदर चीज़ें। देखो नंबर तुम्हें शायद इसके कोई देगा ही नहीं, या तो ऐसा होगा कि वो तुम्हारा पेपर ही फाड़ दे देख के, लेकिन एक बात याद रखना, चांसेस हैं कि शायद ये सब पढ़ के भी वो तुम्हें 1-2 नंबर दे दे। एंड मैं ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में बात कर रहा हूँ, जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तब ये जो बचपन की डेफिनेशन है यार, जैसे अभी सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये सब तुम लिख सकते हो यार, तुम्हारे कहते हैं ना नंबर नहीं कटेंगे, तुम छोड़ देने से अच्छा है ये सब चीज़ें काम आएगी उस टाइम पर। तो सॉल्यूट क्या होता है, देखो इट इज़ द कॉम्पोनेंट विच इज़ डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, सॉल्यूट, ठीक है, और लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में। यार ये तो दिखती बात है, अगर मैंने ग्लास लिया है एक पानी का और उसमें मेरे को अगर मान लो मीठा पानी पीना है, ठीक है, तो मैंने उसमें शुगर मिला दी, तो अब ऐसा तो है नहीं जितना अमाउंट मैंने वाटर का लिया उतना ही अमाउंट में उसमें शुगर मिलाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा भी मिलाऊंगा या अगर 1 टीस्पून भी मिलाऊंगा तो मेरे ख्याल से अच्छा खासे लेवल पे वो डिज़ोल्व होके मीठा कर देगा पानी को। तो ये एक तरह से लेस अमाउंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। आगे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं सॉल्वेंट की, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज़ द कॉम्पोनेंट इन विच सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व्ड प्रेजेंट इन मोर अमाउंट देन सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, यानी कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें सॉल्यूट मिलाया जाता है। जैसे मैं जो पानी और चीनी की बात कर रहा था, तो उसमें जो पानी है वो है सॉल्वेंट, ठीक है, और उसमें अपन सॉल्यूट मिलाते हैं जो कि है शुगर। प्रेजेंट इन मोर अमाउंट देन द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, वो तो खैर बट ऑब्वियस सी बात है। और अगर अपन आगे चलते हैं तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, द कॉम्पोनेंट्स आर रेफर टू सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों में कॉम्पोनेंट्स होते हैं और ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक डेफिनेशंस हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को यह आती होगी, नहीं भी आती तो कोई बात नहीं यार, तुम यहाँ से इसको 1-2 बार रीड लगा लो। एंड मैंने तुम्हें बताया ना ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो बुरे वक्त में काम आती है, ठीक है। तो चलो अगर अपन इसमें और आगे चलें तो इसमें आगे है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन फार्मेसी, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंस के नाम पे सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे हैं एंड वो भी इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरी थे नहीं, फिर भी चलो ठीक है तुम पढ़ लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने तुम्हें यही बताया, जो याद आ जाए वो पेपर में उतार के आ जाओ, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन फार्मेसी में लिखा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्युबिलिटी की इम्पॉर्टेंस जो है वो वहाँ आती है काम, मतलब जहाँ पे अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, और उसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यार तुमने कोई ड्रग बनाई, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन बनाया एंड अब तुम्हें पता नहीं कि उसके अंदर तुम्हें और कितना कहते हैं ना सॉल्यूट ऐड करना है, जिसकी वजह से एक तुम्हें डिज़ायर्ड रेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, या एक स्पेसिफिक रेट या एक स्पेसिफिक अमाउंट का तुम्हें उसके अंदर हर चीज़ जो भी कैलकुलेटेड है उस वे में मिल जाए, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी काम आती है कि ये इतना सॉल्यूबल होगा या फिर इसको मिलाएंगे तो ये इतना इसमें सॉल्यूबल होगा, इस टाइप से। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट टू नो अबाउट स्ट्रक्चर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ ड्रग्स। अब देखो इससे क्या है ना, अपन स्ट्रक्चर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी जान सकते हैं किसी भी ड्रग का, ठीक है। कैसे जान सकते हैं, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होता है, वो होता है किसी भी पार्टिकल के अंदर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है,
आपस में, जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अब एक टैबलेट है, तो इमेजिन करो टैबलेट के इंटरनल जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो आपस में कंबाइंड होंगे कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब वो कितनी जल्दी डिज़ोल्व होते हैं किसी पानी में या किसी भी फॉर्म ऑफ लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो फोर्सेस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। और देखो, तो ओवरऑल ये मैंने यहाँ तक तुम्हें बता दिया इसका इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन फार्मेसी। अब अगर अपन बात करते हैं तो बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। जनरली इससे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। बट देखो, 1 या 2 मार्क्स में तुमसे MCQ बेस्ड में या फिर 1 वर्ड में या फिर मान लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी अपन कवर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड बाय द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो, वो सॉल्यूशन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है, और वो डिज़ोल्व हो जाता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एक टेम्परेचर के ऊपर कि यार देखो, अब इसके आगे तुम इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम पानी के अंदर जब शुगर ऐड कर रहे होगे तो एक टाइम के बाद फिर वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, तो उसे अपन कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम शुगर ऐड कर रहे हो किसी भी ग्लास ऑफ वाटर के अंदर एंड वो डिजॉल्व होती जा रही है, ठीक है, तो एक तरह से अभी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही है क्योंकि वो ईजिली डिजॉल्व हो पा रही है उसके अंदर। तो यार ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अगर नेक्स्ट अपन लास्ट बात करें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो मैक्सिमम अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन या फिर कहीं कहते हैं ना नॉलेज चेक करनी होती है तो जनरली वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में करता है, क्योंकि जो ऊपर के 2 हैं ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, ये मैक्सिमम बच्चे बता देते हैं, बट सुपर सैचुरेटेड हर कोई नहीं बता पाता। तो अगर उसको इसी टॉपिक के अंदर मैं बताऊँ या इसी पेज में बताऊँ, अगर उसको गेम खेलना है तो इसमें खेलेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। अब ये क्या होता है, a solution which contain more than maximum amount of solute that is capable of being dissolved at a given temperature is known as super saturated solution। यानी कि देखो, एक बार तुमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये तुमने बना लिया, मैंने तुमको इसके अंदर क्या बताया कि इसके बाद तुम इसमें चीज़ें और डिज़ोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, कोई चारा ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि इसके अंदर चीज़ें और डिज़ोल्व तुम कर पाओ। लेकिन अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है उस चीज़ का तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और उसके अंदर तुमने और सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब उसके पीछे के मैकेनिज्म पे या वो कैसे होता है उस पर भी अपन नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है कि अपन सैचुरेटेड के अंदर भी और चीज़ें डिज़ोल्व कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, तो उसे अपन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊँ तो देखो, तुम्हें चाशनी पता होगी कि चाशनी क्या होती है, ठीक है। तो चाशनी के अंदर उसको और ज़्यादा कहते हैं ना स्वीट करने के लिए उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है एंड उसके अंदर और ज़्यादा शुगर ऐड करी जाती है, ठीक है। तो वो एक इसका एग्जांपल हो सकता है। अब लिख के मत आ जाना तुम चाशनी इसके एग्जांपल में, मैंने तुमको बस एक समझाने के तौर पे बताया। तो चलिए यार, अब अपन सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं। ये भी एक टॉपिक है इसी सब्जेक्ट का, इसी चैप्टर का, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज इन अ सॉल्वेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग 2 वेज। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है एक, और एक होता है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। 2 तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। अब देखो यार, ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें बताया कि तुमने जो 11th में पढ़ रखी है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। बट देखो, इसको एक बार यहाँ पे अपन रिवाइज कर लेते हैं। एंड मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि इसके अंदर इन डेप्थ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना इस नोट्स में लिख रखा है उतना मोर देन इनफ है। इसको ही रीड लगा लो, इसी को ही लर्न कर लो और चले जाओ, काम हो जाएगा। एंड मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो भी लाऊंगा, तो हाँ यार, उस लेक्चर के अंदर है ना तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएंगे क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशंस के ऊपर, ताकि क्या है कि अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम के अंदर कोई न्यूमेरिकल आ भी जाए तो तुम्हें एक आइडिया रहेगा कि हाँ यार, मोलैरिटी के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, या फिर अगर पार्ट्स पर मिलियन का क्वेश्चन है या वेट बाय वेट परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो हाँ तुम्हें एक आइडिया, रफली आइडिया लग जाएगा कि इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ओवरऑल पूरे का पूरा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होता है। अगर तुम्हें फार्मूला लर्न है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, तुम्हारा सीन सेट हो जाएगा।
तो चलो यार अपन आगे चलते हैं मोलैरिटी के ऊपर। मोलैरिटी क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हैं, उसे अपन कहते हैं मोलैरिटी। इसको अपन एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं वो है मोलैलिटी की। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसमें लीटर था, इसमें केजी है, ठीक है, दोनों में फ़र्क यही है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ये कैपिटल एम से था डिनोटेड, ठीक है, ये स्मॉल एम से। फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो केजी में है और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में है वो लीटर में है। तो ये याद रखना यार, मोलैरिटी और मोलैरिटी एक डिफरेंस है। नॉर्मैलिटी की बात करते हैं अपन, ठीक है। नॉर्मैलिटी क्या होती है? तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व या फिर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अब देखो यहाँ पे अपन ऊपर तो बात कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स की, लेकिन यहाँ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, वो भी निकालने का एक तरीका होता है। एंड ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व ये प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ डिनोटेड बाय एन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा कि एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्मूला इसका लर्न कर लेना तुम। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशंस की, तो कुछ परसेंटेज कंसंट्रेशंस अपने दिमाग में रखना, जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये 3 चीज़ें तुम लर्न कर लेना। और देखो यार, तुम सीधा देखो ना यार, परसेंटेज वेट बाय वेट है तो मास ले लिया तुमने, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ले लिया, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, इस टाइप से देखो, इसमें भी ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। एंड वेट बाय वेट है तो मास आ गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है वॉल्यूम आ गया, वेट बाय वॉल्यूम है तो मास वॉल्यूम आ गया, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, देखा जाए तो इसी कहते हैं ना एब्रीविएशन से तुम फॉर्मूला बना दोगे, अगर तुम्हें पता है कि ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन है। एक तरह से रटने का तरीका है। तो आगे अगर अपन चले पार्ट्स पर मिलियन पे, तो पार्ट्स पर मिलियन यही है कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक तरह से अपन को ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करवाने में कोई भी तरह के डाइल्यूट सॉल्यूशन को ये हेल्प मतलब काम आता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CppM, ठीक है। तो CppM इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। क्योंकि मिलियन जो होता है अपन अगर उसको जैसे मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁶ में, और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, तो उसमें अपन कर देते हैं 10⁹ तो वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट हाँ ठीक है, वो क्योंकि वो जनरली पूछा नहीं जाता है। तो फिर भी अगर तुम्हें याद रखना हो तो ऐसे याद रख लेना कि उसमें भी फॉर्मूला सेम होता है, बस 10⁶ नहीं होता, उसके हो जाएगा 10⁹। मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन देखो क्या है, मोल फ्रैक्शन है इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कॉम्पोनेंट आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, काई ए, ठीक है, इसको अपन एक्स नहीं बोलते, इसको अपन काई बोलते हैं। तो काई ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन पार्ट्स पर मिलियन परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो ये जितना भी था, मैंने अभी तुम्हें जितना बताया, ये था क्वान्टिटेटिव, ठीक है। जैसे देखो यहाँ लिख रखा है कि ये था तुम्हारा क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जो अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट इसका, वो है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में क्या है, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में तुम्हें सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है अपने दिमाग में। बेसिकली अगर बहुत सिंपल टर्म में बताऊँ तो तुम्हें एक रट्टा लगाना है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि चलो बताओ स्पैरिंगली सॉल्यूबल के अंदर जो पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट है रिक्वायर फॉर 1 पार्ट, वो कितना है। तो ये 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे 2 मार्क्स के अंदर भी कई बार क्वेश्चन डिवाइड कर दिए जाते हैं A और B के फॉर्मेट में, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल तुम्हें बस इसको ध्यान में रखना है। जैसे वेरी सॉल्यूबल है लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली सॉल्यूबल है 1 से 10 पार्ट, सॉल्यूबल है 10 से 30 पार्ट, स्पैरिंगली सॉल्यूबल है 30 to 100 पार्ट, स्लाइटली सॉल्यूबल है 100 to 1000 पार्ट, वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल 1000 to 10,000 पार्ट, और प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल मोर देन 10,000 पार्ट, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना होगा। तो यार इसको तुम देख लेना जैसे भी याद रखना चाहो, ठीक है। एंड जनरली तुम देखोगे कि ये जहाँ ख़त्म हुआ है वहीं से स्टार्ट हुआ। जैसे 1 है तो 1 से 10, फिर 10 से 30, फिर 30 से 100, 100 से 1000, फिर 1000 से 10,000 और मोर देन 10,000। तो जहाँ ख़त्म है उधर से नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें मैं अपनी कुछ ट्रिक बना के तुम इसे याद रख सकते हो। तो आज के लेक्चर में यार इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।